आज का टॉपिक जो हमारा है दैट इज एक्सक्रीशन इन रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स, यानी कि जैसे कि हमने पीछे टॉपिक्स में पढ़ा, हमने ये स्टडी किया था कि कैसे एक्सक्रीशन वाज परफॉर्म्ड इन initially in the we studied in the plants and in the animals, and then we saw different excretory products कि वो कैसे अपने डिफरेंट एनवायरनमेंट में एनिमल्स अडैप्ट करते हैं खुद को, फिर उसकी नेचर को भी चेंज कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज। अब आज का हमने लेक्चर में क्या स्टडी करना है कि एक्सक्रीशन कैसे इन वर्टिब्रेट्स में, एंड देन लेटर ऑन वी विल सी इन डिफरेंट वर्टिब्रेट्स। जो पहले हमारे इनिशियल सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हाइड्रा है। हाइड्रा में इनिशियली हम पहले फर्स्ट टॉपिक देखते हैं हाइड्रा। हाइड्रा की डायग्राम मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये आई थिंक आपको डायग्राम नज़र आ रही है। दिस इज हाइड्रा। ठीक, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं, इसमें कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं है। ठीक, हाइड्रा सिनिडेरियन डज नॉट हैव स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, मतलब इनकी बॉडी में कोई ऐसा स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है यूजिंग विच विल यूज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, और उसमें से वो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स को यूज़ करके अपनी मेटाबोलाइट्स को रिलीज करें। तो इसके लिए इसकी जो सिंपल अपनी ही बॉडी वॉल है, ठीक है, ये बॉडी वॉल से ही इसके या सेल मेम्ब्रेन से ही excretory product, basically carbon dioxide and ammonia, it will be released from its cell membrane to the external environment. So this was about Hydra. So the next organism is excretion in Planaria. ठीक, Planaria में कैसा ऑर्गेनिज्म है, इसमें excretory स्ट्रक्चर कैसा है, उसका नाम क्या है। इनिशियली हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ देखनी है कि जितना भी पूरा भी जो भी इसका सिस्टम है, excretory सिस्टम है, that is named प्रोटोनेफ्रीडियम। ये हमेशा आपने याद रखनी है, पी प्लेनेरिया, पी प्रोटोनेफ्रीडियम, नेफ्रॉन, नेफ्रीडिया, these organs are always used for excretory function. So आपने नेफ्रीडियम जब भी याद आए, जब भी लफ्ज आए, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स या एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर आपके ज़हन में आ जाना चाहिए। सो प्रोटोनेफ्रीडियम पूरा जो सिस्टम है, कैसा सिस्टम है, सिंपल ट्यूबुलर सिस्टम है। ट्यूब्यूल्स हैं, आपको ये नजर आ रही होंगी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, आपको ये ट्यूब्यूल्स, मुझे आप थोड़ा सा ये मेंशन कर दें, आपको ये नजर आ रही है ट्यूब्यूल्स। ये सिंपल ट्यूब्यूल्स हैं और पूरा ये कम्प्लेक्स नेटवर्क है ट्यूब्यूल्स का। इसको हम कह रहे हैं इन प्लेनेरिया। प्लेनेरिया की डायग्राम ही सामने मेंशन है। ठीक, इसके अंदर ये ट्यूब्यूल्स का पूरी अलोंग द बॉडी वॉल एक नेटवर्क है, दिस इज कॉल्ड प्रोटोनेफ्रीडियम। अच्छा, अब ये कैसी ट्यूब्यूल्स हैं, क्लोज्ड ट्यूब्यूल हैं। ठीक है, इनके देखिए आपको एंडिंग, ओपन एंडिंग नजर नहीं आ रही, दे आर क्लोज्ड एंड्स, इनकी क्लोज्ड एंड्स हैं, तो इनकी कोई इंटरनल ओपनिंग नहीं है, दे आर विदाउट एनी इंटरनल ओपनिंग। ठीक, और ये आपस में कनेक्टेड है और ये पूरी बॉडी में फैला हुआ है, इट इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। और इसकी ब्रांचेस जो हैं आप ये देख लें, एक तो ये एंड पर कैप्ड है। ठीक है, मतलब इनके जो लास्ट पॉइंट्स हैं, एंडिंग पॉइंट्स हैं, दे आर कैप। किस चीज़ से कैप्स हैं, और इनके क्या वो एक मतलब सेलुलर ऐसे ही कैप हैं। इस कैप को क्या कहते हैं जी, फ्लेम सेल कहते हैं। ठीक है, फ्लेम क्यों कहते हैं, जैसे कि इसको मतलब आग या शोला जिसको हम कहते हैं फ्लेम, इसलिए कि जैसे ही ये बॉडी में प्लेनेरिया मूव करता है और ये वाटर को अपनी बॉडी में इनटेक करता है और उसमें से अपने लिए फूड लेता है, और फिर नाइट्रोजनियस वेस्ट या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो ये मूवमेंट विद द वाटर मूवमेंट, ये सब सारे मूव करते हैं अपने वाटर की मूवमेंट के साथ साथ। तो उस मूवमेंट की वजह से ये जो सेलुलर सेटअप है, ये जैसे कि हमारा शोला ऐसे हवा में मूव करता है, तो ये फ्लेम सेल्स भी इसकी जो एक बीटिंग प्रोपल्शन, मतलब इसकी ना हवा में लहराने की वजह से इसका नाम फ्लेम सेल रखा गया है। अब फ्लेम सेल की अगर हम स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि ये जो ब्रांचेस हैं, दे आर एंडेड विद द सेलुलर सेटअप। ये इसके एंड पर सेलुलर एरिया है, यानी कि कैप्स हैं, एंडिंग पॉइंट कवर्ड है। और ये कैसे इससे सेलुलर सेटअप है, दिस इज कॉल्ड फ्लेम सेल्स। और ये फ्लेम सेल
इनके अंदर क्या है, इसके अंदर टफ टफ सीलिया है। आपको ये लाइन सी नजर आ रही है, ये इस डायग्राम में सीलिया मेंशन है, ठीक है, सीलिया नजर आ रहे हैं आपको, ये टफ टफ सीलिया है। और उसकी जब भी बीटिंग होती है यानी वो लहलहाता है, तो इसके मूवमेंट की वजह से ये क्या करता है, ये फ्लूइड को इस पूरे ट्यूबुलर सिस्टम में, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, हर जगह पर ये फ्लेम सेल्स हैं, हर एक एंड पर फ्लेम सेल्स हैं। और इनकी मूवमेंट से, यानी कि मूवमेंट ऑफ सीलिया, ये प्रोपेल करता है, यानी धकेलता है क्या चीज़, ये लिक्विड जो भी इसके ट्यूब्यूल से मूव कर रहा है इनटू द ट्यूबुलर सिस्टम, यानी कि पूरे इस सिस्टम में इस लिक्विड को मूव करता है। अब ये अगर एक स्ट्रक्चर को यहाँ से इन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा उसका डिटेल इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, आप ये देखिए, एक फ्लेम सेल का ये बज़ाहिर हमें ये, अगर इसका हम यहाँ पे सेक्शन काट के देखें तो इसके अंदर हमें एक सीलिया नज़र आ रहे हैं, इसका हर एक सेल का ये न्यूक्लियस है, सीलिया है, और यहाँ से फ्लूइड मूव करता है और टूवर्ड्स द पूरी ये इंटरनल जो सिस्टम है ट्यूब्यूल्स का, ये यहाँ पर मूव करता है। फिर जैसे ये मूव होता है तो ट्यूबुलर सिस्टम इस पूरे एक्सक्रीटरी डक्ट से होता हुआ, ठीक है, ये पूरे बॉडी से होता हुआ ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ये रिलीज करते हैं, विच ओपन्स टू द एक्सटीरियर थ्रू सेवरल नेफ्रिडियोपोर्स, ठीक है। अगर हमारे पास जो बुक में डायग्राम है, मैं आपको साथ साथ वो भी दिखाना चाहूँगी, उसमें क्या मेंशन है आप ये देखिए, हमारी बुक में जो उसने ये कहा है कि जो ट्यूबुलर सिस्टम इज ड्रेन्ड इनटू एक्सक्रीटरी डक्ट्स, मतलब तमाम की तमाम ट्यूब्यूल्स, आपको बुक नजर आ रही है, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। Tubular system is drained into excretory duct which open to the exterior through several nephridiopods. ये देख लें, ये several इनकी बॉडी के ऊपर ही प्रोटोनेफ्रीडियम का ये स्ट्रक्चर है इंटरनली, और बॉडी के ऊपर बहुत सारे होल्स हैं, जिस होल्स की हेल्प से ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर की तरफ रिलीज करता है, ठीक। ये डायग्राम प्लेनेरिया की डायग्राम है। प्लेनेरिया के इस नेफ्रिडियोपोर में से ये एक फ्लेम सेल को डिटेल में दिखाया गया है। फिर इसी एक फ्लेम सेल का जब ये सेक्शन कटा गया, ठीक है, तो उसको उसकी पूरे स्ट्रक्चर को देखा, ये वाला जैसे कि इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं, ये साइटोप्लाज्म है, ये इसके सीलिया है, और मूवमेंट ऑफ फ्लूइड, यानी कि फ्लूइड इस तरीके से यहाँ से इंटरनल मूव करेगा। और ये एक सिंगल फ्लेम सेल का डायग्राम है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से तैयार करना है, ठीक। अच्छा, अब हमने यहाँ तक तो बात डायरेक्टली पढ़ी कि हाउ एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया टेक्स प्लेस। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया के अंदर प्रोटोनेफ्रीडियम का पूरा नेटवर्क है, ट्यूब्यूल का, दे आर क्लोज एंडिंग, और आपस में ये कनेक्टेड है, और इनके हर एक एंड के ऊपर सेलुलर सेटअप है, विच इज कॉल्ड फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स को क्यों फ्लेम सेल्स कहते हैं कि बीटिंग ऑफ सीलिया, यानी कि सीलिया जब भी मूव करता है तो इट लुक्स लाइक अ फ्लिकरिंग फ्लेम, जैसे हमें पता है कि शोला हवा में लहलहाता है, तो उस लहलहाने की वजह से इसको हम कहते हैं फ्लेम सेल्स। और इसी की मूवमेंट की वजह से पूरा जो भी इसके अंदर लिक्विड है, इंटरस्टिशियल का मतलब होता है कि जो सेल की लेयर के अंदर है, मेम्ब्रेन के अंदर है, ठीक। अब जो इसके अंदर मेम्ब्रेन के अंदर लिक्विड है, वो टूवर्ड्स द पूरी जो उसका मेन ड्रेनेज का एक्सक्रीटरी डक्ट है, वो उसकी तरफ उसको प्रोपेल करता है, इनको उसको धकेलता है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया के अंदर एक्सक्रीशन के लिए जो भी पूरा सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड प्रोटोनेफ्रीडियम। प्रोटोनेफ्रीडियम में ये आप देख रहे हैं क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ क्लोज ट्यूब्यूल्स हैं, ये ऐसे क्लोज ट्यूब्यूल्स हैं। मैं आपको दूसरी डायग्राम में ही ये दोबारा से क्लियर यहाँ पर मेंशन है, देख लिया। अलोंग द बॉडी वॉल, पूरी बॉडी में एक सिस्टम है ऑफ क्लोज ट्यूब्यूल, ये पूरा नेटवर्क है, दिस इज कॉल्ड प्रोटोनेफ्रीडियम। ये प्लेनेरिया, इसके अंदर एक्सक्रीशन के लिए जो सिस्टम है, दिस इज कॉल्ड प्रोटोनेफ्रीडियम। प्रोटोनेफ्रीडियम में से हमने इसका थोड़ा सा हिस्सा ये मैग्नीफाई करके देखते हैं, तो इसके जो क्लोज एंडिंग है, दे आर कैप्ड, देखिए उसके साथ के ऊपर कैप है, और विद सेलुलर सेटअप मींस कि ये सेल्स है, इसके ऊपर सेलुलर सेटअप है, और इसको कहते हैं फ्लेम सेल।
फ्लेम सेल क्यों कहते हैं, ये अक्सर पेपर में क्वेश्चन में आ जाता है कि फ्लेम सेल इसलिए कि बीटिंग, यहाँ पर इसके इंटरनल सीलिया है, तो सीलिया का काम क्या है कि मूवमेंट ऑफ सीलिया, बीटिंग ऑफ सीलिया, जैसे ही सीलिया मूव करता है तो इट लुक्स लाइक अ फ्लिकरिंग फ्लेम, जैसे शोला हवा में लहराता है। इस वजह से इसको जब भी ये सीलिया वाटर में मूव करता है तो ये एक शोले की तरह में नजर आता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्लेम सेल, इसके अंदर सीलिया है। मूवमेंट और ये बीटिंग की वजह से क्या करता है कि ये इंटरस्टिशियल लिक्विड, मतलब इसके अंदर जो लिक्विड है वो इसको एक्सक्रीटरी डक्ट की तरफ इसको एक्सपेल करता है, और फिर वो जो भी इसके अंदर लिक्विड है और उसमें और उस लिक्विड को प्लेनेरिया ने बॉडी से बाहर रिलीज करना है, तो उसके लिए उसके लिए बहुत सारे नेफ्रिडियोपोर्स हैं। नेफ्रिडियोपोर्स यानी कि वो वाले होल्स, हमारी दूसरी डायग्राम में मेंशन है, वो वाले होल्स जिसकी हेल्प से ये नेफ्रिडियोपोर्स, ये यहाँ पर ये देखिए ये मेंशन है कि जहाँ से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स या जो चीज़ें इसने बॉडी से बाहर रिलीज करनी है वो यहाँ से बाहर रिलीज की जाती है। ये फ्लेम सेल का एक पूरी इंटरनल स्ट्रक्चर है, साइटोप्लाज्म, उसका न्यूक्लियस भी है, ये सीलिया है यहाँ पर, और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यानी कि हर एक फ्लेम सेल, जितने भी हमारी क्लोज्ड ट्यूब्यूल के एंडिंग्स हैं वहाँ पर फ्लेम सेल्स हैं। फ्लेम सेल्स आर कनेक्टेड विद, ये डक्ट्स के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, वो एक्सक्रीटरी डक्ट होते हुए नेफ्रिडियोपोर्स तक ये सब आपस में लिक्विड को एक पूरी ट्यूब्यूल से होता हुआ नेफ्रिडियोपोर्स से ये लिक्विड को बाहर रिलीज करते हैं। तो ये तो हमने ये देखा कि कैसे होता है इसमें प्लेनेरिया में, लेकिन जो दूसरे पैरासिटिक फ्लैटवर्म है, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रह रहे होते हैं और वहाँ से अपना फूड ले रहे होते हैं, ठीक है, उनके अंदर कैसा सिस्टम होता है, they are isotonic to the host environment and mainly function in disposing nitrogenous waste। अगर क्वेश्चन आ जाए कि how parasitic flatworms excrete their nitrogenous waste, तो इसका आंसर ये है कि they're isotonic, मतलब इनके अंदर they don't need to release water or salt from their body inside to the outside, so because they have isotonic environment, और वो जस्ट उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, जो है नाइट्रोजनियस वेस्ट, जिसको उन्होंने रिलीज करना है। ठीक, अच्छा, हम मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ, कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है कि हमें रेक्टल ग्लैंड्स का कर दें और हैबिटेट वाला रिपीट कर, तो मैं दोबारा से इसको हैबिटेट वाला और रेक्टल ग्लैंड की तरफ हम पीछे जाते हैं ताकि आपको मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँ, क्लियर हो जाएगा आपके लिए। रेक्टल ग्लैंड्स आपने देखा होगा मैरीन फिश में, हमने पढ़ा था कि कैसे मैरीन इन्वायरमेंट में रहने वाली हमारी फिश वो खुद को करती हैं, अडेप्ट करती हैं। ठीक है, ये मैं इसको रिपीट कर देती हूँ यहाँ से। अच्छा, सबसे पहले मरीन वाटर का हम इन्वायरमेंट समझने की कोशिश करेंगे कि मरीन इन्वायरमेंट में क्या इशू है कि सॉल्ट कंसंट्रेशन बाहर बहुत ज़्यादा, ठीक, सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अगर वो पानी ड्रिंकिंग के थ्रू लेंगी, पहले तो बात है कि वो उन्हें लेना पड़ता है बिकॉज दे नीड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, तो साथ साथ सॉल्ट भी इंटरनल अंदर बहुत ज़्यादा आ जाता है। ठीक, अब उस सॉल्ट को बॉडी में कुछ सॉल्ट को बॉडी में रिटेन रखना है और कुछ को बॉडी से बाहर रिलीज करना है। अब उस सॉल्ट को रिलीज करने के लिए कुछ उनके अंदर, बॉडी के अंदर कुछ सिस्टम होंगे ना, ठीक है, कोई ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे जिसकी हेल्प से वो उन सॉल्ट को एक्सक्रीट करेंगे। अब क्या है, हम किन फिशेस की बात कर रहे हैं, कार्टिलेजिनस फिशेस की। इसी मैरीन में हमने एक पढ़ा इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, तो ऑस्मो कन्फॉर्मर हो गया। कुछ वर्टिब्रेट्स हैं वो भी ऑस्मो कन्फॉर्मर्स, फॉर एग्जांपल वर्टिब्रेट्स में कौन सा है, वो भी ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हो गए। थर्ड पॉइंट हमने कहा था कार्टिलेजिनस फिशेस, इनमें क्या है, दे मेंटेन इंटरनल लोअर इंटरनल सॉल्ट कंसंट्रेशन देन दैट ऑफ सीज वाटर। वो बाहर के मुकाबले में अपने अंदर सॉल्ट बहुत कम रखते हैं, मतलब वो बाहर मतलब रेगुलरली और कॉन्टिन्यूसली सॉल्ट को बाहर रिलीज करते रहते हैं। अब वो कौन सा स्ट्रक्चर इस काम के लिए यूज करते हैं, वो किडनीज फॉर ऑस्मोरेगुलेशन एक्सक्रीट सॉल्ट थ्रू द गिल्स। एक तो पहला वो काम क्या करते हैं, गिल्स के थ्रू से सॉल्ट को रिलीज करते हैं, एंड आल्सो पोजेस सॉल्ट एक्सक्रीटिंग ऑर्गन्स सच एज रेक्टल ग्लैंड। ठीक है, सिंपल सी बात है। एक तो उनकी किडनीज, ये जैसे डायग्राम ये नीचे मेंशन था कि इनकी एक तो इनकी ग्लैंड्स जो हैं, एक तो ये क्या करते हैं, गिल्स से सॉल्ट को एक्टिवली एक्सक्रीट करते हैं। दूसरी बात इनमें ये अडेप्टेशन है कि इनकी
कौन से ग्लैंड्स हैं? साल्ट एक्सक्रीटिंग ऑर्गन्स, ठीक है। दे आल्सो पोजेस साल्ट एक्सक्रीटिंग ऑर्गन्स सच एज रेक्टल ग्लैंड्स। अच्छा, दे एम्प्लॉय एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म टू रिमूव साल्ट अगेंस्ट ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। देखिए ना, अगेंस्ट ही हुआ ना, अगेंस्ट ऐसे हुआ कि वाटर बाहर इन्वायरमेंट में साल्ट का लेवल ज़्यादा है, उन्होंने इंटरनल अपना जो साल्ट का लेवल रखना है वो कम रखना है, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा राइट डाउन कर देती हूँ ताकि आपको इसके लिए इजी रहे। चलिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ से समझा देती हूँ कि बाहर इन्वायरमेंट में वाटर में साल्ट का लेवल ज़्यादा है, इनसाइड द बॉडी साल्ट का लेवल कम, ठीक है। इनसाइड द बॉडी उन्होंने साल्ट का लेवल कम रखना है, बाहर साल्ट का लेवल ज़्यादा। अब वो कैसे कम रखेंगे? हालांकि पैसिवली तो बाहर से साल्ट अंदर की तरफ मूव करेगा, ठीक। अब उन्होंने एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को यूज़ करना है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म क्या चीज़ है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कोई भी साल्ट है या सोल्यूट है, उसको फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ उसको एक्टिवली मूव किया जाता है। फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी उसको बाय फोर्स मूव किया जाता है। तो ये भी ऐसे ही करते हैं, कार्टिलेजियस फिशेस क्या करती हैं? They use active transport mechanism to remove the salt against osmotic अच्छा, against osmotic gradient का क्या मतलब हुआ? Against osmotic gradient means from lower to higher, ठीक। और अकॉर्डिंग टू osmotic gradient की अगर हम जब बात कर लें वो क्या होगा? फ्रॉम हायर टू लोअर salt concentration gradient। ग्रेडियंट का मतलब होता है ना, एक चीज़ ज़्यादा है, ज़्यादा है, ज़्यादा है, फिर ऐसा ऐसा वो कम होती जा रही है, ठीक। फिर वही अगर चीज़ हम कम से ज़्यादा की तरफ करेंगे तो वो हो जाएगा अगेंस्ट ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। अब ये कार्टिलेजियस फिशेस क्या करनी है? पहली बात, उन्होंने अपना इंटरनल साल्ट लेवल कम रखना है। जब वो कम रखते हैं तो उसके लिए उन्हें एनर्जी यूज करनी पड़ती है और साल्ट्स को अगेंस्ट ऑस्मोटिक ग्रेडियंट मूव करना पड़ता है, ठीक। अच्छा, अब यहाँ से एक बात उन्होंने एक केमिकल का उन्होंने मेंशन किया, ट्राइमिथाइलमाइन ऑक्साइड। ये उन्होंने इसके हवाले से क्या मेंशन है बात कि सम फिशेस है relatively low salts in their body fluid but have rendered these hypertonic to that of sea's water by retaining urea in adequate concentration. अब कुछ फिश क्या करते हैं? अच्छा, अभी दूसरे अगली कुछ और फिशेस की बात हो रही है। वो तो पिछली की बात है कार्टिलेजियस की, वो क्या कर रहे हैं? लोअर रख रहे हैं इंटरनल साल्ट, ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ अगेंस्ट ऑस्मोटिक ग्रेडियंट मूव करते जा रहे हैं। कुछ फिश क्या करते हैं? कुछ फिश ये करती हैं कि वो अपने अंदर यूरिया का लेवल बढ़ा देते हैं ताकि अंदर का एनवायरनमेंट बाहर के मुकाबले में हाइपरटोनिक हो जाए, मतलब अंदर साल्ट ज़्यादा हो जाए। तो वो साल्ट वो कौन सा ज़्यादा कर लेती हैं? यूरिया को कर लेती हैं, यूरिया का लेवल अपने अंदर बढ़ा लेते हैं। लेकिन यूरिया का हायर लेवल होना डैमेजिंग होता है, ठीक है। यूरिन हाई कंसंट्रेशन इज डैमेजिंग। अब वो फिश क्या करते हैं? दे रिटेन अनदर केमिकल ट्राइमिथाइलमाइन ऑक्साइड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट यूरिया। तो वो क्या करते हैं कि वो प्रोटेक्शन टू गेन प्रोटेक्शन अगेंस्ट द यूरिया से बचने के लिए वो अपने अंदर ट्राइमिथाइलमाइन ऑक्साइड भी रखती हैं। ये तो हो गए 3-4 पॉइंट्स फिश के हवाले से, विचार लिविंग इन मैरीन वाटर एनवायरनमेंट। अच्छा, फिर एक स्टूडेंट ने कहा कि हमें ये समझ नहीं आया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का के हवाले से, ठीक है। मैं इसको डायग्राम से मेंशन कर देती हूँ। सिंपल सी बात है कि हम जो भी फूड लेते हैं, प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड वाले फूड हैं, प्रोटीन की आफ्टर ब्रेक डाउन अमाइनो एसिड बनता है, न्यूक्लिक एसिड की ब्रेक डाउन से नाइट्रोजनस बेस वही वाले एडमीन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। अच्छा, इनकी जब भी डिग्रेडेशन होती है या इनकी ब्रेक डाउन होती है, जैसे यहाँ पर जी आपने पढ़ा था डीएमाइनेशन होती है, यानी कि मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप रिलीज होता है, इसको कहते हैं डीएमाइनेशन। यहाँ पर आपने डिफरेंट कंपाउंड्स पढ़े कि कौन से कंपाउंड हैं विच आर कंटेनिंग लोअर क्वांटिटीज ऑफ नाइट्रोजन, कुछ कौन से हैं जो हायर क्वांटिटीज ऑफ नाइट्रोजन रखते हैं, जिसके एक्सेस नाइट्रोजन को अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड की हेल्प से रिलीज किया जाता है। लोअर अगर रिलीज करने हैं तो क्रेटिनिन, कैरेटिन, ट्राइमिथाइलमाइन ऑक्साइड, ठीक है, या प्यूरिन्स या प्यूरिमिडीन्स के थ्रू उसको रिलीज किया जाता है। और अगर जब मेटाबॉलिज्म परफॉर्म होती है प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स की, तो कौन से कंपाउंड बनते हैं? हाइपोजेंथीन, xanthine, यूरिक एसिड, एलेंटाइन, यूरिया एंड अमोनिया। ये सब आपकी बुक में मेंशन है। अच्छा, अब हमने अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट
जो जिस एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, जिससे हमें पता है फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म दे हैव प्लेंटी ऑफ वाटर आउटसाइड देयर बॉडी, यहाँ पर जाहिर है बाहर बहुत ज़्यादा वाटर है। सो इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन सा होगा, दे कैन डायरेक्टली यूज अमोनिया, वो अमोनिया को यूज कर सकते हैं। मतलब देखिए ना, अमाइनो ग्रुप से अमोनिया बन जाता है इजीली, NH2 है, NH3 ये वाला कंपाउंड है, तो ये डायरेक्टली इसी कंपाउंड को एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि अमोनिया टॉक्सिक है, इट नीड्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स रिमूवल फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से रिमूव करने के लिए इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। तो बिकॉज इस इन फ्रेश वाटर फिश को वाटर अवेलेबल है, दे हैव प्लेंटी ऑफ वाटर, ठीक है, इनको वाटर अवेलेबल है ना, तो जो उसी पानी को यूटिलाइज करके अमोनिया को रिलीज कर सकते हैं टूवर्ड्स द आउटसाइड देयर बॉडी। फिर हम जब बात करते हैं मैमल्स की या बर्ड्स की, ठीक है, इनको इतना वाटर अवेलेबल नहीं है बिकॉज दे आर टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, ठीक है, ये खुशकी के एनिमल्स है ना, तो इनको थोड़ा पानी अवेलेबल है। सो यूरिया साइकिल हमने आगे देखा था कि कैसे अमोनिया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया प्लस विद 1 कार्बन डाइऑक्साइड, इसको यूरिया साइकिल के थ्रू से अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। जब इनकी बॉडी में यूरिया साइकिल चलता है और यूरिया बनता है, इस तरीके से विद यूजिंग 50 ml ऑफ द वाटर, अमोनिया के लिए 500 ml ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड था, यूरिया के लिए 50 ml ऑफ वाटर इज एनफ टू रिलीज 1 ग्राम ऑफ यूरिया। के बर्ड्स में हमने देखा कि बर्ड्स के पास तो बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है, पानी की सप्लाई बहुत कम है, इसके लिए वो क्या करते हैं कि वो यूरिया से भी आगे यूरिक एसिड को यूज करते हैं फॉर एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्ट, ठीक है, क्योंकि इसके लिए बिल्कुल 1 ml ऑफ द वाटर इज रिक्वायर्ड। मैंने बुक में मेंशन किया था कि ये जो हमारे पास फिश हैं वो क्या करते हैं, वो रिलीज करते हैं अमोनिया, वो अमोनिया को यूज कर सकते हैं एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बिकॉज दे हैव मच वाटर अवेलेबिलिटी इन देयर एनवायरनमेंट, तो दे कैन यूज दिस अमोनिया, क्योंकि अमोनिया टॉक्सिक है और इसको अबाउट 1 ग्राम ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन को रिलीज करने के लिए 500 ml ऑफ द वाटर की रिक्वायरमेंट है। फिर हमने ये यूरिया साइकिल देखा कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उसमें क्या होता है कि डायरेक्टली अमोनिया कैन नॉट बी यूज्ड एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, क्योंकि उनके पास इतना वाटर अवेलेबल नहीं है, तो वो इस यूरिया साइकिल की हेल्प में, एक ऑनगोइंग साइकिल है जिसमें सिट्रोलिन कंपाउंड है, आर्जिनोसक्सिनेट, फिलार्जिनिन, इसी के ऊपर आर्जिनेज एंजाइम एक्ट करेगा, इसको आर्जिनिन में कन्वर्ट करेगा, तो यहाँ पर एक अमोनिया मॉलिक्यूल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज एंटरिंग, another molecule of ammonia is entering, and then here with the effect of arginase enzyme, ठीक है, यूरिया इज प्रोड्यूस्ड एंड एक्सक्रीटेड, साइकिल से बाहर उसको रिलीज किया जा रहा है। तो इस तरीके से अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है इनसाइड दीज एनिमल्स, ठीक है, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं इनमें अमोनिया को, मतलब अमोनिया तो डायरेक्टली बन जाता है ना बाय ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, अमाइनो ग्रुप बना, अमाइनो ग्रुप अमोनिया में कन्वर्ट हुआ, और इस तरीके से यूरिया साइकिल की हेल्प से अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। क्यों कन्वर्ट किया जाता है? बिकॉज यूरिया रिक्वायर्स वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, उनके पास वाटर की अवेलेबिलिटी कम है, तो उन्हें ऐसा कोई कंपाउंड चाहिए तो उस कंपाउंड को उनकी बॉडी से बाहर रिमूवल के लिए थोड़ा वाटर रिक्वायर्ड हो, यानी कि ओनली यूरिया रिक्वायर्स ओनली 50 ml ऑफ द वाटर फॉर इट्स 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक। इस तरीके से ये कन्वर्ट किया जाता है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में अमोनिया को यूरिया में। फिर हमने आगे यूरिक एसिड की बात की, तो वो वाले एनिमल्स में एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, उनको बहुत पानी उनके पास कम है, उनकी बॉडी में इतना वाटर अवेलेबल भी नहीं है, पानी इतना स्टोर भी नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए ऐसा कोई कंपाउंड हो कि जिसको बहुत थोड़ा चाहिए, मतलब बहुत कम टॉक्सिक हो और बहुत इजीली बॉडी से बाहर रिलीज हो सके और उसको बहुत थोड़ी अमाउंट में वाटर चाहिए। सो फॉर दैट यूरिक एसिड इज यूज्ड इन बर्ड्स, ठीक है, कि जो बिल्कुल एक एरिड एनवायरनमेंट में रहते हैं, हवा में रहते हैं, खुशकी में रहते हैं, सो दे यूज यूरिक एसिड एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। सो हमने यहाँ पर टर्म्स पढ़ी थी, मोनोटैलिक, यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक, यानी कि एनिमल्स जो अमोनिया रिलीज करते हैं दे आर कॉल्ड अमोनियोटैलिक, वो वाले एनिमल्स जो यूरिया को रिलीज करते हैं दे आर यूरियोटैलिक, ठीक है, एंड देन दिस इज यूरिकोटैलिक, यानी कि वो वाले एनिमल्स विच आर यूजिंग यूरिक एसिड एज देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। आई होप टुडे आज आपको ये समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपने कल से टॉपिक को स्टार्ट करेंगे।